अगुवाई में काम करने का ऑप्शन है चिराग के पास या नहीं? बैठक ही अवैध है। क्यों? क्योंकि वो बैठक सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधान महासचिव बुला सकते हैं। दूसरी बात होना मेरे लिए कभी अपने जीते जी तो संभव नहीं है। अब चाचा जैसे अगर उस चिराग गुट के अभी पासवान गुट के अभी पारस गुट के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते क्या चिराग उस गुट में जा सकते हैं? क्या काम करने में अनकंफर्टेबल रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है सुकन्या जी, हम लोग को टेक्निकलिटीज समझनी जरूरी है। कोई भी संगठन, भले हम लोग के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, अब आगे लगेगा कि नहीं लगेगा भगवान जाने, बट भले ही आरोप लगते हैं, बट पार्टी परिवार की इच्छाओं से नहीं चलती। कोई भी राजनीतिक दल उसके संविधान से चलता है। कोई भी संगठन हो, कोई भी दल हो या देश हो, देखिए आपके पास संविधान है, उनके पास जो है कागजों में वो मजबूत है। जो मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप 1 मिनट अगर मुझे दें तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। कागजों में मजबूत नहीं है। मेरी पार्टी का संविधान ये कहता है कि पार्टी की सबसे बड़ी बॉडीज में से एक नेशनल एग्जीक्यूटिव की होती है, जो सारे डिसीजंस लेती है, एंड दिस बॉडी कंस्टिट्यूट्स ऑफ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स। ये मेंबर्स, एक इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, एक इसमें राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होता है, 15 इसमें प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, 16 इसमें राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, और 36 इसमें विभिन्न प्रदेशों के और यूटीज के अध्यक्ष होते हैं। उस 75 की जो ये संख्या आती है, उसमें से 66 लोग आज की तारीख में मेरे साथ खड़े हैं। उनके एफिडेविट्स मेरे पास हैं, और मैंने कुछ दिनों पहले जो मैंने बैठक की थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें फिजिकली उनकी मौजूदगी वहां पर, और जो लोग कुछ थे जो नहीं आ पाए, उनकी जूम के माध्यम से थी, और मैंने ओपन रूम में वो मीटिंग की थी जब आप सब के कैमरेज ने रिकॉर्ड किया था कि कौन है। और उसमें से वो लोग थे जो आज के नियुक्त किए में नहीं है। वो लोग हैं जो पार्टी के स्थापना काल से मेरे पिताजी के साथ, जिन्होंने 20-20 साल, 18-18 साल जिन्होंने काम किया, ऐसे लोग हैं। हमारे महाराष्ट्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष शमीम हवा हों, नाइटे जी हों, जो हमारे मणिपुर के हमारे अध्यक्ष हैं, कई हमारे ऐसे उपाध्यक्ष AK वाजपेयी जी हों, या हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक साहब हों, जिन्होंने पार्टी की स्थापना पिताजी के साथ मिलकर की। अनेकों ऐसे लोग हैं जो कि 15-15, 20-20 साल से पार्टी के साथ हैं। तो आज की तारीख में जब आप डॉक्यूमेंटेशंस की बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस में लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी गंभीरता और दावे के साथ कहता हूं कि मैं बहुत मजबूत हूं। 2 बातें और आपके सामने रखूंगा। दूसरा, इस बैठक को बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का होता है। ये हमारी पार्टी का संविधान बोलता है। तो पहली बात तो उनकी वो बैठक ही अवैध है। जो पारस चाचा ने जो बुलाई, वो बैठक ही अवैध है। क्यों? क्योंकि वो बैठक सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधान महासचिव बुला सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने उस बैठक में किन लोगों को आमंत्रित किया, आज तक मैंने कोई एक पिक्चर नहीं देखी। मुझे नहीं लगता आपने भी देखी होगी उस बैठक की कोई पिक्चर, या इस बात की जानकारी कि कौन से सदस्य आपके साथ आए। और दूसरा, निरंतरता में जो इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किए। पहले इन्होंने कहा पार्टी में टूट हुई। पार्टी में टूट अगर होती तो हम लोग का जो दल बदल कानून है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो क्लियरली स्टेट करता है कि अगर पार्टी के कुछ सदस्य अलग होते हैं और एक भी सदस्य अगर पार्टी में बच जाता है तो पार्टी उसकी हो जाती है। तो जब इनको लगा कि अगर इन्होंने टूट कर दिया और अलग ग्रुप बना दिया तो पार्टी का नाम सिंबल इनको नहीं मिलेगा, तो इन्होंने एक नया गोल पोस्ट इन्होंने रखा कि भाई हम लोग नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों नेतृत्व परिवर्तन? 2019 में जब मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ और इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया, ये सोचिए कितनी बड़ी ये गलती है जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख के दी है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में लिख के दिया है कि क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से ये पद खाली था, इसीलिए अब हम लोग नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं, और पारस चाचा को इन्होंने अध्यक्ष उसमें डिक्लेयर किया। वो पद खाली कैसे था? मेरे पिताजी के रहते हुए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 नवंबर 2019 को चुना गया। 9 नवंबर 2019 को चुनाव आयोग में हम लोगों ने इसकी जानकारी, इसकी सूचना दी, और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिसमें मुझे चुना गया, मेरे चाचा जी पारस चाचा उसमें प्रमुख प्रस्तावक थे। सूरज भान जी उनको सेकंड करने वाले थे। तो और हमारा पार्टी का संविधान क्लियरली बोलता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है वो 5 साल के लिए होता है। तो 2024 तक तो मेरा कार्यकाल है, या तो इस बीच में मेरा निधन हो या मैं इस्तीफा दूं। यही 2 परिस्थिति बनती है कि नए अध्यक्ष का चुनाव हो। चलिए, कानूनी तौर पे तो आप लड़ाई के लिए तैयार दिख रहे हैं चिराग, लेकिन इमोशनली भी ये लड़ाई है। मैं ये बात आपसे जानना चाहती हूँ कि चाचा ने बोला है कि पारस की चिराग की पार्टी है, जब चाहे आप आ जाएं, तो ये ऑप्शन अभी खुला है या नहीं खुला है चिराग के लिए, या सिर्फ कानूनी लड़ाई ही ऑप्शन है पापा के पार्टी को बचाने के लिए, जो आपकी पार्टी आइडियोलॉजी को बचाने के लिए? क्या पारस की गुट में जाने का या पारस चाचा की अगुवाई में काम करने का ऑप्शन है चिराग के पास या नहीं? देखिए, विचारधारा की अब लड़ाई है। ये लोग जिन लोगों के साथ खड़े हैं, निरंतरता में पापा का उनसे मतभेद रहा, और जिनके साथ ये खड़े हैं, और मैं जनता दल यूनाइटेड और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं, आज पहली बार इन्होंने हमारी पार्टी को नहीं तोड़ा है।
पापा के रहते रहते अनेकों बार इन्होंने प्रयास किया कि उनकी पार्टी को समाप्त किया जाए, उनके राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त किया जाए। 2005 में जब 2 बार विधानसभा के बिहार में चुनाव हुए तो फरवरी वाले में जब हमारे 29 विधायक जीत कर आए उनको तोड़ने का काम इन्होंने किया। नवंबर वाले में जितने विधायक जीते उनको तोड़ने का काम किया। बीच में कितने एमएलसीज हमारे ऐसे हैं जिनको इन्होंने तोड़ने का काम किया। मौजूदा विधायक जिसका जिक्र आपने किया, मटिहानी से जो हमारे विधायक थे, उनको इन्होंने तोड़ने का काम किया। तो पापा कभी इनके साथ, और जब से हमारी पार्टी बनी है, 2000 में हमारी पार्टी बनी है, 2000 से लेके आज तक, भले वो 2004 के लोकसभा हो, 5 के विधानसभा, 9 के लोकसभा, 10 के विधानसभा, 14 के लोकसभा, 15 के विधानसभा, कोई चुनाव पापा ने इनके साथ, नीतीश कुमार जी के साथ और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी उनकी नीति जो उन्होंने बिहार को बांटने का काम किया, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पापा निरंतरता में इसके विरोध में थे कि क्यों आप जातियों में आप और बंटवारा आप कर रहे हैं। तो दलित महादलित बनाकर जिस तरीके से मेरे पिताजी की राजनीति को हाशिए पर रखने का प्रयास मौजूदा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, तो इसीलिए पापा कभी, और मुझे वो दिन भी याद है जब रातों रात ये 2017 में एनडीए गठबंधन में ये वापस आए थे। पापा उस रात बहुत असहज थे। पापा नहीं इनके साथ मिलकर आगे के गठबंधन में जाना चाहते थे, पर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और हमारा विश्वास जो प्रधानमंत्री पर था, उसकी वजह से पापा ने निर्णय लिया कि 19 का चुनाव हम लोग इनके साथ मिलकर लड़ते हैं। पर 19 के चुनाव में फिर इन्होंने हमें धोखा देने का प्रयास किया। आज आके इनसे पूछे ना, कोई एक सांसद दिल पे हाथ रखकर बोल दे कि जनता दल यूनाइटेड ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इनका साथ दिया। कोई सीट हमारी लोकसभा की ऐसी नहीं थी। मेरी सीट पर तो सामदाम दंड भेद सब लगाया ही गया मुझे हराने के लिए। खगड़िया की हमारी सीट हो, वैशाली की हमारी सीट हो, समस्तीपुर की हमारी सीट हो, कोई सीट, नवादा, हाजीपुर की हमारी सीट ऐसी नहीं थी जिसपे जनता दल यूनाइटेड के विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, जिला अध्यक्षों ने हम लोग को हराने का काम ना किया। और उसके बाद पापा ने उस दिन इस बात को लेकर क्लियर हुआ। मुझे याद है ये पापा के अंतिम शब्द हैं और ये कान में मेरे आज भी गूंजते हैं। अस्पताल में थे पापा, आईसीयू में थे। पापा ने क्लियरली इस बात को बोला था कि कुछ हो जाए नीतीश कुमार जी के साथ मत जाना, वो तुम्हें, तुम्हारी पार्टी को बर्बाद कर देंगे। और आज उन्होंने वही करके दिखाया। पापा की कथनी वो सही हुई। आज जिस तरीके से उन्होंने पार्टी और परिवार दोनों को उन्होंने तोड़ने का उन्होंने काम किया। और मुझे खुशी है कि मैंने 2020 में मैंने उनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। अपने एजेंडे पर मैंने चुनाव लड़ा। जिस सोच के साथ पापा ने पार्टी को बनाई उसके साथ हमने चुनाव लड़ा। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आज ये जिन लोगों के साथ खड़े हैं वो लोग हैं जिन्होंने पापा को खत्म करने का काम किया, जिन्होंने उनकी विचारधारा को समाप्त करने का आज भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ जाकर खड़ा होना मेरे लिए कभी अपने जीते जी तो संभव नहीं है। अब चाचा के साथ जाने का कोई ऑप्शन नहीं है चिराग के पास? राजनीतिक तौर पर बिल्कुल अब संभव नहीं है। ठीक है।